वेलकम टू मैथ्स विद इंस्टीट्यूट। सीबीएसई क्लास 10th की जो ऑनलाइन लाइव डेमो क्लासेस हैं वो मैं 10th मार्च 2025 ऑनवर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेक्शन है हमारा एग्ज़ाम रिजल्ट्स का कि स्टूडेंट के बोर्ड में जो मैथ्स में एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स आए हैं वो सबसे जो हाईएस्ट है वो मैंने और स्टूडेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं 98% आए हैं। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। उससे कम 97% है, फिर 96% है, 93% है। तो कुछ स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक था या एवरेज था 44% से इम्प्रूव हो गए 86%। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के A1 ग्रेड भी आए हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से मैंने पढ़ाया है। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास जिनको मैथ्स से फोबिया था, डर लगता था, पास नहीं होते थे मैथ्स में, और 30% से एफर्ट्स करते करते 70% तक पहुँच गए एक ही क्लास में कुछ ही महीनों में। तो मतलब कि हर तरह का स्टूडेंट मैंने पढ़ाया है, चाहे वो वीक हो, एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो, हर तरह के स्टूडेंट्स का मुझे एक्सपीरियंस है। उसके बाद 9th क्लास की बात करूँ तो मैक्सिमम 100% है, उससे कम 88%, फिर किसी के 30% से इम्प्रूव हो गए 75 तक भी गए हैं। तो ये 9th क्लास के जो मार्क्स हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ ही स्टूडेंट्स के लिखे हैं क्योंकि 14 ईयर्स में मैंने तो बहुत से बच्चे पढ़ाए हैं, लेकिन जो टॉप स्कोरर्स हैं उन्हीं को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और 11th क्लास में टॉप स्कोर 100% है क्योंकि ऑनलाइन से ही है, और इससे कम 97% वो भी ऑनलाइन है। 12th क्लास में जो सीबीएसई मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर जो है 95%, दो स्टूडेंट्स के हैं, जतिन और स्नेहा के। उसके बाद सिद्धांत का 30% थे 11th क्लास में, 12th में उसके 70% आए थे। तब 12th में ज्वाइन किया था सिद्धांत ने मुझे। तो ये हो गया हमारे 11th और 12th क्लास के। अभी 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मैंने ये चारों क्लासेस पैरेलली पढ़ाई हैं, 9, 10th, 11, 12th। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, लेकिन क्योंकि हर स्कूल की बुक डिफरेंट है तो इसलिए मैंने फिर फॉलो नहीं किया। सीबीएसई में ऑल ओवर इंडिया एक ही बुक है तो नोट्स भी इजीली बन जाते हैं, और इसलिए अब मैं इन्हीं क्लासेस पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट चेंज कर रहा हूँ कि मैंने अभी 10th क्लास का वीडियो कोर्स बनाया है। वीडियो कोर्स में पूरे एनसीईआरटी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे मैंने बना दिए हैं। इट मीन्स मैं अब जो 9th, 11th, 12th क्लास अभी इस साल नहीं पढ़ाऊँगा, जो 2025, 26 सेशन है, इसमें मेरा पूरा फोकस 10th क्लास के ऊपर ही होगा। क्योंकि होता क्या है कि इतने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, खुश हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम चलती रहती हैं। जैसे कि सबसे पहले वो करियर गलत ऑप्ट कर लेंगे। उनको कोई सही गाइड करता ही नहीं है। कभी वो ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। वो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअल में हमें क्या करना है, मतलब बेस्ट क्या रहेगा उनके लिए। जिस चीज़ से खुशी मिले वही चीज़ करनी चाहिए ना। दूसरे को देख के हम करियर ऑप्ट कर लेते हैं। जितने भी लोगों को मैंने करियर ऑप्शन के लिए मतलब जो सजेशन दिए हैं वो हमें अभी तक खुश हैं वो, क्यों अमन सर ने सही एडवाइस दी थी। तो अब मेरा जो टीचर का जो रोल है वो खाली यही नहीं है कि मार्क्स दिला दिए, बल्कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट। मार्क्स तो दिलाने ही है, वो तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको बाकी एक्टिविटीज़ में भी, करियर में भी, और भी मेंटली, फिजिकली, हर डायरेक्शन से उसको ग्रो करना है। और होम ट्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है मुझे। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो टीचर्स के स्किल्स मैटर करते हैं। वो कैसे पढ़ा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो इतना मैटर नहीं करता। अगर टीचर क्रिएटिव है तो वो ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकता है। और कोविड के बाद ये बात मुझे समझ आई कि जो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ वो मैं ऑफलाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जब मास में जब ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो क्वालिटी देनी होती है, तो उस केस में ऑनलाइन ही बेस्ट है। नेक्स्ट अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं मैथ्स पढ़ाते हुए, 9, 10, 11, 12 क्लासेस को। एंड आई होल्ड बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और मेरा जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो आईआईटी, एनडीए या बीआर का पेपर देना है, या कोई भी ये सारे जो पेपर्स हैं, ये तो 11th-12th की मैथ्स इसमें चाहिए होती है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आगे ग्रो कर पाएंगे वो। और बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमें 9th 10th का जो बेस है
वो उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं 3 बुक्स जो हैं हमेशा यूज़ करता हूँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर और आर डी शर्मा। 80% बच्चे अगर हम सर्वे करें इंडिया में तो वो उनसे ये बुक्स कंप्लीट ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो कभी असाइनमेंट कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो ये 3 बुक्स टेबल पे होनी चाहिए फ्रॉम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ये 3 बुक्स होगी तो उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं तो 9th से 12th पढ़ाता हूँ, तो मैं ये 3 बुक्स बच्चों को कहता हूँ स्टार्टिंग में ले लो और ये तीनों ख़त्म करनी है। एग्ज़ाम्पलर की जो बुक है वो एनसीईआरटी वालों की तरफ से ही है, वो एक अलग टेक्स्ट बुक आती है, उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो सीबीएसई ये 2 बुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर। आर डी शर्मा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है मैथ तो वो भी ज़रूरी है। बेसिक मैथ्स वाले तो सिर्फ एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर ही करते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले ये तीनों बुक्स प्लस सैम्पल पेपर करते हैं। तो बच्चे करते हैं ना, कभी इंटरनेट से कोई क्वेश्चन देख लिया, कभी फ्रेंड ने भेज दिया, कभी असाइनमेंट उठा ली किसी इंस्टीट्यूट की, तो उनको कभी भी ये कंफर्म नहीं होता कि मेरे हर टाइप के क्वेश्चन कवर अप हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर उसने 3 बुक्स कर दी तो मतलब 95% क्वेश्चन उन्होंने कवर कर लिए हैं। 95 भी कम है, 98% मान लो, 98% उन्होंने मतलब हर तरह का क्वेश्चन कर लिया है। मतलब कि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से भी कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। मतलब इसके बाद ही हम सैम्पल पेपर करेंगे, जब वो स्टूडेंट पूरा रेडी हो जाएगा तो सैम्पल पेपर से फटाफट कर लेगा वो। उसके बाद करियर काउंसलिंग में मैं स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ, तो यही उनको कहता हूँ कि वही चीज़ जो है सोचो, वही चीज़ करो जिससे खुशी मिले। ये मत सोचो कि पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है और मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है, तो वो सब नहीं, जिससे खुद को खुशी मिले वही काम करना है पूरी लाइफ। और उसके लिए एक प्रोसेस होता है पूरा स्टूडेंट को समझने का। वो जब स्टूडेंट कुछ टाइम लगाता है मेरे साथ तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ उसी के एज़ पर हिज़ और हर इंटरेस्ट। और मोटिवेशन लाइफ टाइम मोटिवेशन है, ऐसा नहीं कि भाई आ जाए कोर्स लिया, फीस दी, बात ख़त्म, रिलेशन ख़त्म। जब भी उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा रेडी रहूँगा। मैं वैसे तो पुराने स्टूडेंट्स को नहीं मैसेज करता, तंग करता किसी को, मेरी आदत नहीं है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। तो मैथ्स की कोचिंग मैंने 2009 में स्टार्ट की थी, यानी कि मैथ्स विद इंस्टीट्यूट तभी से स्टार्ट हुआ था। और जो मेरा मेन फोकस है, वैसे तो मैंने कई सारे बोर्ड्स पढ़ाए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने फाइनली सीबीएसई को ही फॉलो करना शुरू किया 9, 10th, 11th, 12th, क्योंकि बुक सबकी ऑल ओवर इंडिया एक ही है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नोट्स बनाने ईजी होते हैं, वीडियोस बनाने ईजी होते हैं। अब जिन स्टूडेंट के मार्क्स 85% से ज़्यादा हैं, तो इससे ज़्यादा हैं तो वो तो कहीं भी चले जाएँ, वो मैथ्स में स्कोर कर ही लेंगे। लेकिन मतलब कि कंपटीशन भी पैरेलली कर लेंगे, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी भी साथ कर लेंगे, वो मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से। तो उनमें भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार नहीं कोप अप कर पाते वो। लेकिन जिनके 85% से लेस मार्क्स हैं, उनको तो एक सीबीएसई एक्सपर्ट टीचर चाहिए ही चाहिए। और खाली वो सीबीएसई की तैयारी ही ना कराए, वो फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग करे, जैसे एनसीईआरटी हो गया, आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, ये हमारा बेस बनाएगा। जैसे आईआईटी जेईई जो मेंस का जो पेपर है, जो सबसे पहला वाला जो पेपर होता है, उसमें अगर ये 3 बुक्स भी कर जाता है, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, तो भी वो बच्चा मेंस वाला पेपर क्लियर कर सकता है। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12th की अगर आप आर डी शर्मा देखोगे, 2 बड़ी-बड़ी 2 बुक्स हैं उसमें। क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर होएगी तो फिर उसके बाद वो एमसीक्यू करना उसके लिए और ईज़ी हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स उसको पता लग गई साथ में। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, सीबीएसई वाले टीचर्स के पास सीबीएसई वाला बहुत सा मैटर है कराने का, और आईआईटी की जो तैयारी करा रहे हैं 9th-10th में ही, उनके पास अपना सिलेबस बहुत सारा है। तो मतलब कि दोनों को ही, हमें दोनों टीचर्स को टाइम देना पड़ेगा। व्हाट वी आर ऑफरिंग, सबसे पहले तो लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस गूगल मीट पे और जूम पे। तो लाइव क्लासेस में ही मैं स्टूडेंट को नए टॉपिक्स कराऊंगा, फिर एग्जांपल्स कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, डाउट्स भी उसी में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का सिलेबस फटाफट कवर अप करूंगा, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सिलेबस होता है। तो पहले एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कराने ज़रूरी हैं। उनको होमवर्क देता रहूँगा आर डी शर्मा से, पैरेलली सॉल्व एग्जांपल्स वो करते रहेंगे, डाउट्स मार्क करते रहेंगे। और जैसे ही एनसीईआरटी ख़त्म होगी, फिर आर डी शर्मा के जो जितने भी डाउट्स होंगे उनके, वो सारे मैं कराऊँगा।
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मैं खुद ही कराऊंगा अपने सामने, क्योंकि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये दोनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम आर डी शर्मा नेगलेक्ट करेंगे, वो भी करनी है। ये जो भी मैंने बताया वो स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, प्लस एक सैम्पल पेपर करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। और जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा प्लस एग्जाम्पलर प्लस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और बस यही करना है, प्लस एक सैम्पल पेपर। ये स्टैंडर्ड मैथ्स, ये बेसिक मैथ्स। और यूट्यूब पे मैंने नया चैनल बनाया है, उस पे मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हैं, पिछले 1 साल से डाल रहा हूँ, स्पेशली इस साल के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि इस सेशन में जो स्टूडेंट पढ़ाऊँगा उनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल दी है। अगर उनको रिवाइज़ करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मतलब अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि टीचर की अवेलेबिलिटी चेक करो, स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी चेक करो और फिर ही लेक्चर होगा। स्टूडेंट अपने 24 आवर्स में कभी भी 365 डेज़ कभी भी वो अपना कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स वो दोनों मैंने उसमें डाल दिया। पूरे क्वेश्चंस नहीं डाले, सारा क्वेश्चन डाल सकता है यूट्यूब पे। उसके लिए तो जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से ही करने पड़ेंगे उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स वो बार बार रिवाइज कर सकता है, तो वहाँ ये बहुत ईजी हो जाएगा स्टूडेंट। और नोट्स जो है मैं कलर हैंड रिटन नोट्स देता हूँ पीडीएफ की फॉर्म में, और जो क्लास में हम करते हैं वही सेम टू सेम वही नोट्स होते हैं। हैंड राइटिंग मेरी अच्छी है, ईजिली समझ आया। बाकी होमवर्क मैं रेगुलर चेक करता हूँ, वो कैसे करता हूँ वो मैं जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब बताऊँगा। स्टूडेंट क्या परफॉर्म कर रहा है उसके लिए मैं एक परफॉर्मेंस ग्रुप बनाता हूँ व्हाट्सएप पे, जिसमें पेरेंट्स, मैं और स्टूडेंट सारे होंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट इम्प्रूव कैसे हो रहा है। मतलब ये एक टीम वर्क होगा, और टेस्ट रेगुलर होंगे। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद टेस्ट तो होना ही होना है। और अगर कुछ क्वेश्चंस जैसे एनसीईआरटी के जिनमें प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो यूट्यूब पे नहीं है, तो उनके लिए मैं अलग से जूम पे शेड्यूल कर दूंगा, वहाँ से वो बार बार दोबारा वो लेक्चर सुन सकते हैं। उसके बाद जो बुक्स हैं जो हम क्लास में करेंगे, एनसीईआरटी तो करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बेसिक मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर 2 बुक्स करनी है, और स्टैंडर्ड वाले बच्चों को एनसीईआरटी, पैरेलली मैं उनको आर डी शर्मा का होमवर्क दूंगा। और उसके बाद जब ये दोनों बुक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पलर। ये भी सीबीएसई की बुक है, अरिहंत वाले भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक बनाते हैं। तो उसके बाद जब ये तीनों बुक्स हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में हम करेंगे सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर कई तरीके के आते हैं, मतलब मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर्स के अवेलेबल हैं, जैसे ओसवाल है, एग्ज़ाम फियर है, अरिहंत है, एजुकार्ट है। इसमें मैं ये नहीं बोलता स्टूडेंट को कि सारे सैम्पल पेपर लेने हैं। एक स्टूडेंट को एक ही सैम्पल पेपर लेना है और डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट सैम्पल पेपर लेने हैं, ताकि एंड में जो डाउट्स निकल के आएंगे वो हर सैम्पल पेपर में से हम मार्केट में जितने भी हैं वो हम कवर अप कर लेंगे क्लास में। तो एक बच्चे को सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर लेना होता है। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो आर डी शर्मा सेकेंड हैंड मिल जाती है, एग्जाम्पलर भी एग्जाम्पलर तो बहुत ही सस्ती बुक है, अराउंड 150 के आसपास मिल जाती है अरिहंत वाली। आर डी शर्मा भी सेकेंड हैंड हम इजीली मिल जाती है। बस सैम्पल पेपर थोड़े नए लेने पड़ते हैं क्योंकि वो हर साल अपडेट होते हैं। अब कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये सारी बुक्स कंप्लीट हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं। अगर इसी लैंडिंग पेज पे आप नीचे जाओगे, मुनीश की एक वीडियो लगी हुई है, स्टूडेंट है मेरा, कि 93% आए थे 10th क्लास में, एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसने ये सारी बुक्स की हैं, इवन कि आर डी शर्मा की अनसॉल्व क्वेश्चन भी किए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी कर पा रहा तो मैं उसे बता दूंगा कि पहले कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो करनी है, तो वो भी कर लेगा, तो अभी ईजिली वो 90% प्लस ईजिली ले सकता है। बाकी हर स्टेप में मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं मेरे साथ मैथ। अब कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को आती हैं, चाहे वो कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, स्कूल जा रहे हो। जैसे कि कोई जूनियर क्लास का उनका कॉन्सेप्ट मिसिंग है, तो वो आगे भी हायर क्लासेस में जाता रहेगा तो उसको और प्रॉब्लम आती रहेगी। जैसे सपोज़ करो किसी स्टूडेंट को मिड टर्म स्प्लिट करना नहीं आता, फैक्टराइजेशन यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग वो नहीं आता, तो वो तो फिर आगे कितने क्वेश्चन आएंगे जिसमें मिड टर्म स्प्लिट करना होता है, 10th 11th 12th वो कर ही नहीं पाएगा। तो अब उसको ये बात बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे जूनियर क्लासेस की वीडियोस देखनी है और उसके बाद क्वेश्चंस देने हैं उसको, और फिर वो बताएगा कि हाँ मुझे अब समझ आने लग गया है। तो वो सब जो है वो टीचर का ही रोल है। तो
टीचर कह दे कि जी इसके जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक बड़े वीक्स हैं जूनियर क्लासेस के, इसका मैथ्स इम्प्रूव नहीं हो सकता, तो ये कोई सोल्यूशन थोड़ा ना हुआ। फिर वो कोचिंग के लिए आ ही क्यों रहा है? कोचिंग का मतलब यही है कि उसको ज़ीरो से लेवल से उसको इम्प्रूव करना। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि जैसे क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, बढ़िया-बढ़िया असाइनमेंट स्लाइड्स लगाई और पढ़ाया और अच्छे से मोटिवेट करके चला गया। लेकिन हर स्टूडेंट की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, तो वो कैसे टीचर की स्पीड के साथ चले? अब हर दिन तो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन सेम नहीं होता ना, किसी दिन वो लो फील कर रहा होगा तो कम समझ आएगा, किसी दिन ज़्यादा समझ आएगा। उसी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया है, जिसमें वो अपनी स्पीड से चल सकता है। अगर कोई स्टूडेंट 20 मिनट लगाता है एक कॉन्सेप्ट को समझने में, तो वो 40 मिनट लगा लेगा, 60 मिनट लगा लेगा, लेकिन अपनी स्पीड से चलेगा ना। अपनी स्पीड से चलेगा तो उसको समझ भी आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, इसमें मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। मतलब कि अगर 15 मिनट की वीडियो है, तो उसको मैंने 60 मिनट्स लगा के, उसको सोच के कि स्टूडेंट को क्या नहीं समझ आएगा अलग-अलग एंगल से। तो ये वीडियोज़ में बहुत एफर्ट्स किए हैं मैंने। अगर जो इस वीडियो को सीरियसली पढ़ेगा, सुनेगा या उसी वीडियोज़ के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ से करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% बात सच है। प्रोवाइडेड कि उसकी नीयत होनी चाहिए, उसको एफर्ट्स करनी है, उसके लिए भी मैं मोटिवेट करता हूँ, तो स्टूडेंट की नीयत अपने आप बन जाती है अगर पहले ना भी हो तो। क्योंकि मैंने करवाना ही मैथ्स एन्जॉय है उनको, तो वो करेंगे ही करेंगे। और इन वीडियोज़ में कोई भागम-भाग नहीं है कि हमें फटाफट सिलेबस कवर करना है, तो उसमें अगर कोई जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो इन वीडियोज़ को एक बार तो ख़ैर फर्स्ट टाइम तो पूरी सुनेगा, नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करना है तो वो उसको फॉरवर्ड कर के फटाफट भी कर सकता है। अगर स्लो स्टूडेंट को वो वीडियो समझनी है, वो तो मैंने बिल्कुल आराम से ही समझाया है, तो उसके लिए तो ये वीडियो है ही है। तो जैसा मर्ज़ी स्टूडेंट हो, वीक हो, एवरेज हो, इंटेलिजेंट हो, हर स्टूडेंट के लिए ये एक वीडियो काम करेगी। जो फास्ट पढ़ने वाले हैं वो फॉरवर्ड कर के, या वो हैंड रिटन नोट से ही कर लेंगे, उनको वीडियो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो स्लो हैं वो वीडियो से करें, तो हैंड रिटन नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिलेबस टाइम पे नहीं होगा। मैं एक मीडियम स्पीड पे चलता हूँ, ना बहुत ज़्यादा फास्ट, ना बहुत ज़्यादा स्लो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे किसी क्लास का साइज़ ही बहुत बड़ा है, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, अब टीचर को जो है स्टूडेंट का नाम ही नहीं पता, तो वो उस केस में मतलब टीचर को स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ वो डिस्कस कर सके। तो वो मैं टाइम ज़रूर देता हूँ स्टूडेंट्स को। कोई भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है स्टडी से रिलेटेड, तो वो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, अलग से टाइम देता हूँ उनको और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। और फिर सॉल्व होने के बाद मैसेज भी करता हूँ परफॉर्मेंस ग्रुप में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी पेरेंट्स भी बता ही देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को पूरे रिसोर्सेज नहीं पता होते, उनको सिर्फ एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का नाम सुना होता है, एग्जाम्पलर का उन्हें पता ही नहीं कि एनसीईआरटी की एक और टेक्स्ट बुक भी आती है, तो वो सब मैं गाइड करूँगा। कुछ स्टूडेंट को मैथ्स देखते ही डर लगता है, स्ट्रेस हो जाता है उनको, कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे पास करेंगे, या जो एवरेज हैं वो कैसे ज़्यादा स्कोर करेंगे। क्योंकि मैथ्स में ऐसा है, पहला स्टेप गलत तो पूरा क्वेश्चन ही गलत। बाकी सोशल एसएसटी में, साइंस में, उनमें तो चलो डायग्राम बना दिया या कुछ लिख दिया, थ्योरी लिख दी, कुछ ना कुछ लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर फर्स्ट स्टेप गलत तो सारा गलत। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादातर मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं कभी पहले, सॉल्व ही नहीं किया, तो उसको अप्रोच कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा मैं कि कैसे हैंडल करना है ऐसे क्वेश्चंस को। उसके बाद होमवर्क में जो भी मैं होमवर्क दूंगा और जो टेस्ट है उसका फीडबैक पेरेंट्स को और स्टूडेंट दोनों को मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि हर स्टूडेंट को सेम टीचिंग पैटर्न से हम नहीं इम्प्रूव कर सकते, कि हर स्टूडेंट की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। किसी एक मेथड से एक स्टूडेंट तो बहुत इम्प्रूव कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट की फ्रिक्वेंसी पे जाके उसको समझ के फिर वैसा ही उसको सजेशन देना है। तो वो मैं ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही नहीं होता मैथ्स पढ़ने का, क्योंकि मार्क्स नहीं आए होते, तो उनका इंटरेस्ट कैसे बनाना है? अगर बार बार अगर हम किसी स्टूडेंट को कहेंगे भाई तू कर लेगा, और उसके क्लास टेस्ट में मार्क्स आने लग गए, ट्यूशन में मार्क्स आने लग गए, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बन जाएगा, उसको फिर ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
बस उसको किस तरह से मार्क्स दिलाने हैं टेस्ट में। तो उसके लिए टीचर में पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है। टीचर जो हार ना मानता हो कभी, ऐसा टीचर वही वीक बच्चों को इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए पहले मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, पहले जो बुक उठाई है उसको लव एनर्जी सेंड करो, तभी वो बुक समझ में आएगी। नॉर्मली क्या होता है, जिनका मैथ्स वीक होता है ना, वो 9th-10th में क्या करते हैं, बेसिक मैथ ले लेते हैं और कहते हैं चलो जी मैथ से पीछा छूट गया। उसके बाद जब कॉम्पिटिशन देने जाते हैं तो वहाँ पे फिर बेसिक क्लियर नहीं होते, तो फिर 4-5 साल बाद फिर टीचर को ढूंढते हैं कि सर मेरे बेसिक्स क्लियर करा दो। तो फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, टीचर नहीं मिलता, फिर कौन 9th-10th एक ही बारी में कुछ मंथ में कराएगा। इससे अच्छा यही है कि 9th-10th में अच्छे से टीचर ढूंढ के कर लो उनसे। उसके बाद प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, बच्चों को मतलब प्रेशर कुकर बना दिया है कि वो बस टेंशन लेते रहें, भाई मार्क्स मार्क्स कैसे करना है, जो उन्होंने अचीव करना है वो भी अचीव नहीं होगा, वही प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। बट मेरे पास आके वो प्रेशर कहाँ गया, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता। नेक्स्ट है टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम टेबल को सबसे ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं, और टाइम टेबल ही एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन लाता है उसकी लाइफ में, और वो ईज़िली मार्क्स स्कोर कर सकता है अगर उसका टाइम टेबल स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये बोला तो जाता है स्टूडेंट्स को भी टाइम टेबल फॉलो करो, टाइम टेबल फॉलो करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि टाइम टेबल बनाना कैसे है, एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं, तो क्या लिखना है। पहले मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कौन सी चीज़ ऐसी है पूरे दिन में जिससे तुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? तो वो कहता है जी मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है, कोई कहता है बैडमिंटन खेलने में मज़ा आता है। तो मैं सबसे पहले उसकी एंट्री करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ दिन में अच्छा क्रिएट मतलब करने वाला होगा जिससे खुशी मिलेगी, कुछ उमंग होगी लाइफ में, तो वो बाकी के काम भी ईज़िली कर लेगा कि मुझे ये मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है। वो बाकी फिर मैं बाकी चीज़ें बाद में ऐड करता हूँ, मैथ्स इतने बजे पढ़ना है, साइंस इतने बजे पढ़नी है। तो ये टाइम टेबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब स्टूडेंट्स कहें सर ये फॉलो नहीं होता, मैं कहता हूँ शुरू करो 20% से शुरू करो, 20% तो फॉलो करो कम से कम, फिर धीरे धीरे वो 30% होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा। जिस दिन 100% हो गया उस दिन तुम चैंपियन हो गए। तो लेकिन ये नहीं है कि भाई लिख के लगा दिया और कोशिश ही नहीं कर रहे उस टाइम टेबल को फॉलो करने की। तो कंपटीशन की तैयारी करनी है तो बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर डी शर्मा, वो सब करेंगे तभी हम कंपटीशन के लिए रेडी होंगे। अब पढ़ते टाइम कौन सी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, कभी फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, कभी घर की बेल बज रही है, कभी धोबी आ रहा है, तो वो सारी डिस्ट्रैक्शंस कैसे सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स की ताकि स्टडीज़ ख़राब ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सॉल्यूशन दूँ कि घर में जो बेल लगी होती है उसमें एक स्विच लगा दो। स्विच ऑन करोगे तो बेल ऑन हो जाएगी, स्विच ऑफ कर दोगे बेल बंद हो जाएगी। तो जैसे मान लो स्टूडेंट जिस टाइम पढ़ रहा है वो चाहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे बेल लगा दो, ठीक है? तो ऐसे कई तरीके हम कर सकते हैं फॉलो जिससे स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ये और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है पेरेंट्स के लिए कि वो है स्टूडेंट टीचर की फ़ीस। कि टीचर अगर इतना कुछ कर रहा है तो उसकी फ़ीस कितनी ज़्यादा ही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक मैथ्स जो है वो 2000 पर मंथ फ़ीस है और स्टैंडर्ड मैथ्स की 2200। बेसिक मैथ्स में वो एनसीईआरटी करेंगे, सैम्पल पेपर और टेस्ट देंगे, और स्टैंडर्ड मैथ्स में मैं कराऊँगा एनसीईआरटी, एग्ज़ाम्पलर आर डी शर्मा, सैम्पल पेपर और टेस्ट। तो एनरोल करने के लिए, डेमो क्लास लेने के लिए आपको सिंपल ये करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं वहाँ पे एक फॉर्म का लिंक दे दूँगा, वो आपको फिल करके, और फिर मैं डेट व्हाट्सएप कर दूँगा कब से मैं डेमो क्लास फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि अब ये समझ आ गया होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है, वैसे तो अब पता ही होगा। तो ईज़िली कैसे कांटेक्ट कर सकते हो आप, ये जो इसी फॉर्म में जहाँ से आपने ये वीडियो ली है, यहीं पे ये एक ग्रीन कलर का मूव कर रहा है इंक्वायरी एट व्हाट्सएप, तो ये क्लिक करोगे आप तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, और वहाँ आप मैसेज अपनी जो भी इंक्वायरी है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर ये नंबर ही व्हाट्सएप का है, इस पे भी ये सेम ही नंबर है, ये और ये, तो यहाँ से आप इंक्वायरी सेंड कर सकते हो। तो आप 2-3 डेमो क्लासेस लो, और वैसे तो फर्स्ट क्लास में ही पता चल जाता है कि टीचर से ट्यूनिंग बनेगी या नहीं बनेगी,
लेकिन आप फिर भी सैटिस्फैक्शन के लिए 2-3 क्लासेस लो, अच्छा लगे 1 मंथ फॉलो करो, 1 मंथ भी अच्छा लगे तो फिर पूरा साल फॉलो करो। तो डेमो क्लासेस लेके ही टीचर से हम पता लग पाता है कि टीचर से हमारी ट्यूनिंग बनेगी या नहीं बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू ऑल।